नमस्कार। ब्रिक्स की समिट समाप्त हो गई है और जिस तरीके से ब्रिक्स की समिट हुआ करती थी वो जोश इस बार नहीं था। थोड़ी ठंडी थी, बहुत सारे कारण थे उसके, क्योंकि जो विश्व है जियोपॉलिटिकल, एक वहाँ पर बहुत सारी फ्रिक्शंस हो गई हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जो ट्रेड है, उसमें बहुत सारे इशू चल रहे हैं और कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिक्स है वो काफ़ी इस बार ठंडी रही। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ब्रिक्स जो वो चाहती थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और हो सकता है जो ये गुट था, ये उस गुट उस तरीके से आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि इनमें अब फ्रिक्शंस बहुत हो गई। उन सारे मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो पुतिन वहाँ पर गए नहीं, पुतिन जा नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। वो जा नहीं सकते। वो पीछे मंगोलिया गए थे, हो गया कि उनको गिरफ्तार करो, मंगोलिया ने नहीं किया, तो मंगोलिया के ऊपर केस चल रहा है। तो इसलिए ब्राज़ील को शर्मिंदा ना हो, ताकि वो जो होस्ट देश है वही ना बेचारा फंस जाए, पुतिन ने अवॉइड कर दिया। लेकिन अवॉइडेंस जिसकी खल रही है वो जी जिनपिंग की है कि वो क्यों नहीं गए। उसके लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनकी सत्ता कमज़ोर हो गई है, तो इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं आ पाए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहा गया कि शेड्यूल नहीं था, टाइमिंग नहीं मैच कर रही थी। तो इतनी बड़ी समिट, जो कि खुद चाइना की एक तरीके से ब्रेन चाइल्ड रहा है ब्रिक्स, वो चाहता है कि ब्रिक्स के जरिए वो वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो, यूएस के खिलाफ खड़ा हो और फिर वो एक बराबरी पे मुकाबला करे। तो एंटी वेस्ट जो गुट है वो इसको चाइना मानता है और रशिया मानता है, बाकी देश तो बेचारे न्यूट्रल हैं। भारत तो चाहता है दोनों तरफ काम चलता रहे। तो वो चाइना ना जाए, इन बातों करके कि शेड्यूल नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। बात यहाँ पर सारी इंटरेस्ट की है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की है, इकोनॉमिक्स की है और जियोपॉलिटिक्स की है। और उसके अलावा ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं जाते। वो मान सकते हैं कि भाई वहाँ पर अभी लड़ाई ख़त्म हुई है। इजिप्ट के भी नहीं गए। तो 10 देश है, 4 के राज्याध्यक्ष वहाँ पर नहीं गए। एक और चल रहा था कि इसलिए जी जिनपिंग नहीं गए क्योंकि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो स्टेट गेस्ट है, किसके, ब्राज़ील के, क्योंकि वहाँ पर बायलैटरल समिट भी चल रही है। और जब कोई स्टेट गेस्ट होता है तो उसके लिए स्टेट लंच रखा जाता है। उस स्टेट लंच में वो बेचारा चीफ गेस्ट होता है। और जी जिनपिंग का कहना था तो फिर मैं पीछे पीछे थोड़े घूमूंगा मोदी के। ऐसा थोड़े हो सकता है कि पुतिन नहीं आए तो मैं पीछे पीछे घूमने लग जाऊं। तो जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, हो सकता है जी ने ऐसा सोच लिया हो, तो जी जिनपिंग सोच सकते हैं। लेकिन जो गंभीर बातें हैं वो ऐसी नहीं है। जो समिट है वो समाप्त होती है, लेकिन वहाँ पर जो बातें कही गई, जो आउटकम आया, वो कुछ भी नहीं है। एक आउटकम आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर समिट बनाएंगे, उसका यूज़ अच्छे से होना चाहिए। ये तो भाषण है, हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा इन्वायरमेंट के ऊपर था कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, उन टेक्नोलॉजी को आगे करना चाहिए जो आगे काम आए। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चाइना का नाम लिए बिना कहा गया, क्योंकि चाइना ही है जो लीडर है जिसने इसके ऊपर एक तरीके से एक्सपोर्ट बैन लगाया है। तो यहाँ पर चाइना का नाम नहीं लिया गया। गाज़ा की बात की गई तो केवल ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई, इसराइल की बात नहीं की गई। ईरान के साथ जो इसराइल का युद्ध हुआ है उसकी बात की गई तो वहाँ पर इसराइल और यूएसए का नाम नहीं लिया गया। यूक्रेन की बात की गई, रशिया का नाम नहीं लिया गया। टैरिफ की बात की गई कि टैरिफ लगाना गलत बात है, ऐसे धमकी देना गलत बात है, लेकिन ट्रंप की बात नहीं की गई। तो फिर ये कैसी समिट हुई जब हमने खुल के कोई बात नहीं की कि पहलगाम की बात की गई, उसकी निंदा की गई। उसकी निंदा एससीओ में नहीं की गई थी, वहाँ पर राजनाथ सिंह उठ कर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर की गई। लेकिन बाकी चीज़ों पर क्या खुलकर बोला क्यों नहीं गया? क्योंकि क्या ट्रंप के आने से जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है ट्रंप की, जो उसकी धमकी है, उसने आते ही कहा था 100% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स के ऊपर अगर उन्होंने ज़्यादा डॉलर की बात हटाने की तो। और वो सारी बातें पीछे चली गई। उसने फिर समिट ख़त्म होने के बाद 25 से लेकर 40% तक के टैरिफ लगा दिए हैं और 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे अगर बात नहीं मानी। फिर उसने कहा है कि 10% टैरिफ तो ब्रिक्स पे फिर भी लगाऊंगा। भारत को रोज़ धमकी दे रहा है कि नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर तुम हमारे साथ डील नहीं करोगे। तो ये धमकियां हैं और इस धमकियों का असर दिखने लगा है। शायद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अभी भी यूएस बताना चाह रहा है कि मैं अभी कुछ हूँ। इसी बात को लेकर जी जिनपिंग ने भी नहीं आया, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो भी अभी यूएस से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते, इतना टैरिफ नहीं झेल सकते, और भी उनके इशू हैं, उस वजह से भी नहीं आए। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं कि एक तो जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भारत के साथ इशू बना है, क्योंकि एससीओ में वहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, अब वो डायरेक्ट एक अटैक हो गया भारत के साथ।
उसके अलावा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो चीन ने जो इक्विपमेंट है वो दिए हुए थे, खुल के यूज़ हुए हैं। कहा जा रहा है कि इवन जो चीन है उसने प्रोपेगेंडा तक फैलाया कि जो रफ़ेल है वो गिर गए हैं ताकि जो डसॉल्ट कंपनी है उसके शेयर गिर जाए। तो तमाम तरीके की चीज़ें की गई हैं यहाँ पर भारत के खिलाफ। तो भारत और चीन का रिश्ता भी सही नहीं है, और ऐसे मंच पे जहाँ पर पुतिन जैसा एक पावरफुल आदमी जो मीडिएट कर सकता है वो एब्सेंट हो, और दो जो दुश्मन है वो आमने सामने हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये भी एक कारण था। ईरान को लेकर भी इशू था। ईरान के सपोर्ट में भारत बहुत खुल के नहीं आया। चीन ने कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ईरान, चीन और भारत जब तीनों होंगे तो फिर वहाँ पर इशू आएगा। तो बहुत सारी ऐसे इशू थे जियोपॉलिटिक्स के जिसकी वजह से शी जिनपिंग ने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा कारण था, जैसे वहाँ पर फैसले लिए गए, शी जिनपिंग को पता था कि बड़े फैसले होने नहीं हैं क्योंकि सबकी हालत पस्त है, इस वजह से भी नहीं गए। लेकिन कुछ और भी कारण है। चीन ने जिसने जो ब्रिक है, जियोपॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो जो अफ़गानिस्तान के साथ सीपैक को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पर पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कह रहा है कि मैं एक गुट बनाऊंगा, तो वो सारी बातें हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो चीन को जो ब्रिक्स से चाहिए था वो हासिल भी कर चुका है। अगर कहीं ना कहीं देखें तो एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि जब शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसमें कई सारे दौर बनाए गए हैं, 6 दौर बनाए गए हैं। उसमें शुरुआत की जो दौर है, जब नई नई मशीनें बनने लगती हैं, स्टीम इंजन आता है, वो सब कुछ कहाँ हो रहा था, वो इंग्लैंड में हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब इंटरनल कम्बशन इंजन आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सब अमेरिका में होने लगता है। फिर मास प्रोडक्शन का दौर आता है कि जब लाइन से गाड़ियाँ बन रही हैं, फटाफट धड़ल्ले से सामान बन रहा है, कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा दिया गया, वो सब यूएसए में होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आती है, सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था। लेकिन जो अब एक नया दौर आया है रिन्यूएबल एनर्जी का, बैटरीज का, जो रिसोर्सेज का, वहाँ पर क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसमें, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें चीन ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। और जो 6th वेव है वहाँ पर अब चीन सबसे ऊपर जाकर बैठा है। चीन को जो चाहिए था वो हासिल कर चुका है, अब वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। वहीं पर देखिए, अगर सिक्योरिटी की बात करें, जो यूएस की सिक्योरिटी को रखा जाता था ताकि जो अपनी जो करेंसी है उसको बैलेंस किया जा सके, डॉलर को पास रखा जाए, इन देशों ने डॉलर निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखें तो जो रशिया है वो बहुत थोड़ा सा रह गया उसके पास। चीन ने भी अपना जो पीक था 2008 के आसपास, जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसके बाद उसको निकालना शुरू कर दिया है। 2012 क्लियर दिखता है, जहाँ पर पहली बार समिट होती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के जरिए बहुत सारा कुछ चीन ने पहले ही हासिल कर लिया है। और ब्रिक्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब 10 देश हैं, लगभग 50% पॉपुलेशन है, 40% जीडीपी है, 25% ट्रेड में भागीदार है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन फिर भी कोहेरेंट नहीं है, सबकी अपनी अपनी खिचड़ी है, सब अलग अलग आके बैठते हैं, सब अलग अलग राग बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे दिख रहा है वहाँ पर चीन ने अपनी बाजी मार ली है। अब देखिए यहाँ पर जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सब देशों ने कम कर दिया, जो ब्रिक्स के मेन देश हैं, ठीक है, उनमें सब ने कम कर दिया है। चीन भी कम डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ब्राज़ील थोड़ा सा जा रहा है ऊपर, और साउथ अफ्रीका वहीं पर बैलेंस है। रशिया का तो बिल्कुल जाना ही था, भारत ऊपर जा रहा है। अब ये आयरनी है, आप एक गुट में हो, एक जैसी बात करोगे, एक कह रहा है नहीं करेंगे, एक कह रहा है करेंगे, तो इसका मतलब जो राष्ट्र के हित है वो ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पर, और वो होने भी चाहिए। इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी जो दरारें हैं वो अब दिखने लग गई हैं। तो ये रहा। उसके अलावा देखिए एनर्जी में, अब भारत और चीन ऐसे देश हैं जो नेट फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रशिया, ब्राज़ील ये एक्सपोर्टर हैं। अब एक्सपोर्टर की डिमांड अलग रहेगी, इंपोर्टर की डिमांड अलग रहेगी। इंपोर्टर तो कहेगा कि भैया बंद करो, हम नहीं लेंगे, हम दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, और एक्सपोर्टर क्या कहेगा, नहीं नहीं अभी सस्ता ले लो, सस्ता ले लो। तो दोनों की क्या है, अलग अलग कहानी है, वो साफ दिख रहा है। इंडिया और चाइना क्या है, इंपोर्टर हैं, ये सारे एक्सपोर्टर हैं। तो यहाँ पर भी इनके अंदर जो एकता है वो नहीं है। फिर वही बात आती है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। चीन पहले ही आगे पहुंच गया, हमने देखा है, और देखिए उसने कितना पैसा लगा रखा है उस पर, $800 बिलियन लगा चुका है वो। और यहाँ पर भारत देखिए अभी कहाँ पहुंचा है, $50 बिलियन के ऊपर। तो चीन ने ब्रिक्स को बहुत समझदारी से यूज़ किया, बहुत अच्छे से यूज़ किया।
जो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए थे, जितने पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए थे, उसको उसने ले लिए हैं। अब उसको शायद ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स उसकी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता जो वो उससे चाहता था, क्योंकि वहाँ पर भारत एक शक्ति है और ब्राज़ील जो है वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीन की तरफ झुक जाएगा। इंडोनेशिया भी वहाँ पहुँच गया है और इंडोनेशिया भी चाहता है कि चीन के साथ भी बनी रहे और यूएसए के साथ भी बनी रहे, क्योंकि वहाँ साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट चलता है। तो देखिए ये सारे देश हैं, इनके अपनी अपने भी कुछ ना कुछ इशू है वहाँ पर। इजिप्ट जो है वो चाहता है कि चीन की मदद भी मिल जाए, भारत की भी मिल जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उससे पैसा भी आए ताकि वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन हो जाए जो वहाँ पर सारा तबाह हुआ है। और यूएई भी यही चाहता है। यूएई चाहता है कि मेरी यूएस के साथ तो बढ़िया है ही, लेकिन मैं भाई वर्ल्ड लीडर बनूं, कहीं जाऊं ग्रुप में, सऊदी अरेबिया को बताऊं कि भाई मैं इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग में जाता हूं, यूएस को बताऊं कि मेरे दोस्त और भी हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ब्रिक्स अब एक तरीके से, जब से रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, 3.25 साल हो गए उसको युद्ध लड़ते हुए, चाइना की भी पॉलिसीज़ थोड़ी सी इकोनॉमिक जो हालात है ठीक नहीं है, उसमें जो ब्रिक्स है वो उस चीज़ को करने में अब सक्षम नहीं है कि वो डॉलर को हटा सके। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक बनाया गया था वो भी उस तरीके से लोन दे के वर्ल्ड बैंक वाला काम नहीं कर पाया है। तो ये सारी जो बातें हैं ये अब उभर के सामने आने लग गई हैं। नेक्स्ट समिट जब होगी तब देखा जाएगा कि क्या जी जिनपिंग पहुंचते हैं या तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, या पुतिन के ऊपर से लगा हुआ ये इंटरनेशनल ट्रैवल का जो बैन है वो हटता है तो वो वहाँ पर जाते हैं, क्या होता है ये सब भविष्य में। लेकिन अभी अगर कहें तो ब्रिक्स वो ब्रिक्स नहीं है जो 1-2 साल पहले तक दिख रहा था। ब्रिक्स थोड़ा सा बिखरता हुआ, थोड़ा सा टूटता हुआ, थोड़ा सा गिरता हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिर इसका भविष्य किस तरफ जाता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।